बंसडिले और बर्ड सन्नाटे के आलम में थे। ग्राहम की हिज़यानी हालत ने उन्हें मुतासिर किया था, मगर मोना उसकी हर अज़ियत से पूरी तरह महजूज हो रही थी। मोना ने मुझसे कहा, अगर कोई और यहूदी भी आपके हाथ लग जाए तो उसे मेरे हवाले जरूर कीजिएगा। मैंने कहा, नहीं मोना, तुम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए। तुम इन चक्करों से दूर ही रहो तो बेहतर है। मोना बुझ सी गई। उसने मायूसाना अंदाज में कहा, आपका हर मशवरा मेरे लिए हुक्म की हैसियत रखता है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे जज्बात का बखूबी एहसास है मोना, लेकिन जज्बात अक्ल के ताबे रहें तो बड़ी अच्छी बात है। फिर ग्राहम पर तशद्दुद का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। उस पर तारी नक्काहत तेजी से बढ़ रही थी और वो जल्दी जल्दी बेहोश होने लगा था। उसने मुझे कीमती मालूमात फराहम करने की पेशकश भी की, मगर मैंने उसकी पेशकश ठुकरा दी। इसी दौरान मैं और बर्ड मिलकर उसके चेहरे पर तबाज़माई करते रहे। कोई 2 घंटे की मेहनत के बाद वो हूबहू मेरी शक्ल इख्तियार कर गया था। मोना ने उसे हैरत से देखते हुए कहा, ये तो बिल्कुल आपकी शक्ल का हो गया है। मैंने हंसकर कहा, तो तुम्हें इस पर इतनी हैरत क्यों है? तुम तो मुझे बंसडिले के मेकअप में देख चुकी हो। वो बोली, लेकिन आपने इसे अपनी शक्ल का क्यों बना दिया? इससे आपको क्या फायदा होगा? मैंने कहा, बहुत फायदा होगा मोना। इससे मैं यहूदियों को धोखा दूंगा और उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। वो बोली, लेकिन मुझे इससे नुकसान हो गया जनाब। अब मैं इसे अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकूंगी। मैंने हैरत से कहा, ये क्या हिमाकत है? मैंने इस पर ऐसा मेकअप कर दिया तो क्या हुआ? है तो ये ग्राहम ही। वो बोली, मुझे मालूम है जनाब, लेकिन इसके बावजूद मुझसे ये नहीं हो सकेगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे दिल में तो खासी ठंडक पड़ चुकी है। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये बात अगर पहले से मेरे इल्म में होती तो मैं इस पर बाद में अपना मेकअप करता। वो बोली, यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं है जनाब। मुझे इस बात का जरा भी कलक नहीं है कि मैं इसे अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकी। विल्सन ने लरसते हुए हाथों से बॉक्स का ढकना खोला और झिझक कर पीछे हट गया। उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गई थीं। विल्सन हैजानी अंदाज में बोला, यकीन नहीं आता मिस्टर बंसडिले, तुमने वो कारनामा किया है जो बड़े बड़े नहीं कर सके। मैंने कहा, हाँ, मैं बहुत मामूली और छोटा आदमी हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं बैनुल अक़वामी सतह तक नहीं पहुंच सका। वो बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ करवाऊंगा। लेकिन तुमने अली यार खान का सर किस तरह हासिल किया? मैंने कहा, मैं इसी किस्म के कारनामे सर अंजाम देता हूँ। मुझसे ये मत पूछो कि मैंने कौन सा काम कैसे किया। बस तुम मुझसे मुश्किल काम कहो, मैं उसे कर दूंगा। विल्सन ने तेजी से कहा, ठीक है, हाँ, इससे गरज भी नहीं है कि कौन सा काम किस तरह हुआ है, लेकिन तुम ये तो बता दोगे कि ग्राहम का क्या बना? मैंने कहा, उसे मैंने खुद अपने हाथों से गोली मारी है। तुम समझ सकते हो, अगर वो जिंदा रह जाता तो मैं मुस्तकिल खतरे में घिर सकता था। विल्सन ने कहा, मुझे उसकी मौत का गम है। जिंदा रहता तो मालूम नहीं कितने कारनामे और सर अंजाम देता। अगर उसके बच निकलने की कोई सूरत पैदा हो जाती तो अच्छा था। वो कभी तुम्हारा राज अफशा न करता। मैंने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने उसे इसलिए नहीं मारा कि उसकी तरफ से मुझे अफशाए राज का खतरा था, बल्कि उसे बहुत से लोग देख चुके थे। वो बच के निकल जाता तो भी बच नहीं सकता था। मेरे साथ साथ तुम भी खतरे में घिर जाते। विल्सन ने एक ठंडी सांस ली। कहा, तुम्हारा कहना भी दुरुस्त है। हम सब मजबूरियों की दलदल में फंसे हुए हैं। ग्राहम को तो खत्म कर देना हमारी मजबूरी थी। मैंने कहा, मैंने तुम्हारा काम वादे के मुताबिक कर दिया मिस्टर विल्सन, और बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर किया है। अब तुम भी मुझे अदायगी कर दो। विल्सन ने कहा, जरूर मिस्टर बंस, तुम्हें अदायगी जरूर की जाएगी। तुम मुझे अपने मुआवजे से आगाह कर दो। मैंने कहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? अली यार खान का सर है, जिसके लिए तुम लोग खुद ही बड़े से बड़ा मुआवजा अदा करने की बात कर रहे थे। विल्सन ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन हमें क्या मालूम है कि तुमने कितनी रकम मिलने की तवक्को बांध रखी है। मैंने कहा, मुमकिन है जो मुआवजा मैं कहूं उससे ज्यादा तुम लोग मुझे वैसे ही अदा कर दो। क्या इस सूरत में मेरा नुकसान नहीं हो जाएगा? विल्सन ने हंसकर कहा, नहीं मिस्टर बंस, हमने तुम्हें मुंह मांगा मुआवजा अदा करने का वादा किया था, और मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। मैंने कहा, मैं इतनी बड़ी रकम भी तलब कर सकता हूँ जिसकी अदायगी तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाए। वो बोला, इस बात का फैसला भी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अगर तुम मुनासिब समझो तो उतनी बड़ी रकम भी तलब कर सकते हो, मैं तुम्हें इससे नहीं रोकूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझे मुश्किल में फंसाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं नहीं समझ सकता कि इस कारनामे के एवज मुझे $1 मिलियन से कम रकम तलब करनी चाहिए। विल्सन ने कहा, मैं तो ये कहने की पोजीशन में भी नहीं हूँ कि तुमने बहुत बड़ी रकम तलब कर ली है, लेकिन यह है कि इतनी रकम के लिए मुझे शीगुराय में मादाम से राब्ता कायम करना पड़ेगा। मैंने कहा, यह तुम्हारा मसला है मिस्टर विल्सन, लेकिन तुम मेरी कारकर्दगी देख चुके हो। यकीन करो, तुम मुझे अदायगी किए बगैर गोइटे हिल से नहीं निकल सकोगे। वो बोला, मैं जानता हूँ मिस्टर बंस, हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है।
जो रकम तुमने तलब की है वो तुम्हें जरूर अदा की जाएगी। मैंने कहा ठीक है विल्सन, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन तुम बहुत मोहतात रहना। ये बॉक्स सूटकेस में रख लो और टेलीफोन पर मादाम क्लारा से कम गुफ्तगू करना। विल्सन ने चौंक कर मुझे देखा, बोला क्यों, कोई खास बात है क्या? मैंने कहा महज एहतियातन कह रहा हूँ, गोइटे हिल में अली यार खान कत्ल हो गया है। जनरल टेरिस मालूम नहीं क्या गदर ढाएगा, मोहतात रहना बहुत जरूरी है। विल्सन ने कहा ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। तुम सुबह 9:30 बजे आ जाओ, मुझे उम्मीद है कि उस वक्त तक मैं तुम्हें अदायगी करने के काबिल हो जाऊंगा। मैंने टेरिस महल पहुंचकर जनरल टेरिस से कहा, अब मैं कदरे सुकून महसूस कर रहा हूँ। सुबह से अब तक मैंने इंतहाई मसरूफ वक्त गुजारा था। विल्सन को अपने मेकअप में ग्राहम का सर पहुंचाने के बाद मैं सीधा टेरिस महल आ गया था और अब फौरी तौर पर मुझे कोई काम नहीं था। कैथी ब्राउन, तहजीब और बट के अलावा डेविड रियान भी वहां मौजूद थे। जनरल ने शिकायती लहजे में कहा, मुझे मुश्किल में फंसाकर तुम सुकून महसूस कर रहे हो। ब्लैक स्मिथ से तो तुमने एतराफ करा लिया था, दूसरा कोई एतराफ कर ही नहीं रहा। मैंने कहा गलती तुम्हारी अपनी है जनरल, तुम उन्हें मौज़ज़ीन समझ रहे हो। उनके साथ मुजरिमों जैसा सलूक करो, वो सब कुछ खुद ही उगल देंगे, या फिर डेविड रियान की मदद हासिल करो। डेविड रियान ने कहा, दूसरी सूरत ज्यादा बेहतर रहेगी। आपने पहले मुझसे तस्करा नहीं किया, वरना अब तक मैं उन सब की जबानें खुलवा चुका होता। मैंने कहा अब तो तुम्हारी मुश्किल हल हो गई जनरल, अब तो तुम परेशान नहीं होगे। जनरल हंसकर बोला, नहीं, पहले मुझे वाकई ख्याल नहीं आया था, वरना मैं डेविड से जरूर मदद लेता। डेविड रियान ने कहा, मैं दोपहर से ये मालूम करने के लिए बेचैन हूँ जनाब के रेंडल से आपकी क्या गुफ्तगू हुई। तहजीब बोली, हाँ अली, दीगर बातें तो बट के जरिए हमारे इल्म में आ गईं, लेकिन ये बात चूंकि बट को मालूम नहीं थी इसलिए हम भी इससे लाइल्म हैं। मैंने कहा, डेविड रियान की हैसियत से मैंने अपने हक में ही रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन उसे यकीन है कि मैं अब उसके साथ नहीं हूँ। ताहम उसने मुझे शीगोराय पहुंचने का हुक्म दिया है। जनरल टेरिस ने कहा, फिर तुम्हारा क्या इरादा है, तुम शीगोराय चले जाओगे? मैंने कहा, जाना ही पड़ेगा जनरल, लेकिन ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं डेविड रियान की हैसियत से नहीं जाऊंगा। डेविड रियान को तो रीना सोलोमन अगवा करेगी। तहजीब ने हंसकर कहा, रीना सोलोमन तो तमाम तैयारियां मुकम्मल किए बैठी है, सुबह 4 बजे फ्लाइट से वो शीगोराय के लिए रवाना हो रही है। मैंने कहा, बहुत मुनासिब फ्लाइट है तहजीब, वहां पहुंचते ही किसी महफूज ठिकाने का बंदोबस्त करके मुझे इत्तला देना। वो बोली, अगर तुम कहो तो मैं उससे कबल ही मादाम क्लारा से छेड़छाड़ का आगाज कर दूं। मैंने कहा, सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकती हो, वरना यह भी मुमकिन है कि इसकी नौबत ही ना आने पाए। सुबह विल्सन मुझे अदायगी कर देगा और उसके बाद वो यहाँ से रवाना हो जाएगा। उसके साथ ही साथ तुम्हारा रोल शुरू हो जाएगा। तहजीब ने कहा, शीगोराय जाने के सिलसिले में तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैंने कहा, मैं विल्सन से पहले वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा, मुमकिन है मैं उसके साथ एक ही फ्लाइट पर वहां पहुंचूं। कैथी ब्राउन ने कहा, हमें इस बात का गम रहेगा कि तुम एक तवील अरसे बाद गोइटे हिल आए और इतनी जल्दी वापस चले जाओगे। मैंने कहा, रेंडल उर्फ मोशे हावर्ड का मामला ऐसा है जिसमें ढील नहीं दे सकता। तुमसे मेरा वादा है कि उससे निमटने के बाद यहां जरूर आऊंगा। मैंने विल्सन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर दाखिल हो गया। वो सोफे पर तैयार बैठा था। मैंने वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखा था और ठीक 9:30 बजे वहां पहुंच गया। तहजीब मेलकम एक सुबह 4 बजे फ्लाइट से शीगोराय रवाना हो गई थी। उसके साथ बट के अलावा अली ग्रुप के 4 अरकान भी थे। विल्सन ने खुश दिली से कहा, हेलो मिस्टर बंस, रकम का बंदोबस्त हो गया है, ये चेक है, बताओ इसे किसके नाम क्रॉस कर दूं? मैंने बेतकल्लुफी से बैठते हुए कहा, तुम इस मैदान के पुराने खिलाड़ी हो विल्सन, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस किस्म के सौदे नकद होते हैं, कोई अहमक ही चेक वसूल करता है। विल्सन मुस्कुराकर बोला, मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं तो महज इस ख्याल से तुम्हें चेक देना चाह रहा था कि इतनी बड़ी रकम लेकर नकलो हरकत करना मुनासिब नहीं। मैंने कहा, तुम मुनासिब और नामुनासिब के चक्कर में न पड़ो तो बेहतर है, रकम की हिफाजत करना मैं खूब जानता हूँ। वो बोला, मुझे मालूम था कि तुम चेक कबूल नहीं करोगे, इसलिए मैंने एहतियातन नकद रकम भी रख ली थी। विल्सन ने अलमारी से एक ब्रीफ केस निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने विल्सन से ब्रीफ केस ले लिया और उसे खोल कर देखा। 1 मिलियन अमरीकी डॉलर के मसावी रकम गोइटे हिल की मकामी करेंसी की सूरत में ब्रीफ केस के अंदर मौजूद थी। पूरी रकम बड़े नोटों वाली नई गड्डियों पर मुश्तमिल थी। विल्सन ने कहा, हर तरह से अपना इत्मीनान कर लो मिस्टर बंस, ये भी देख लो कि कहीं नोट जाली ना हो। मैंने कहा, मैं हर हाल में अपना इत्मीनान करने का आदी हूँ, मुझे यकीन है कि तुमने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया है। वो बोला, तुम्हारा इत्मीनान मेरे लिए इस वास्ते भी जरूरी है कि अभी तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने कहा, मुझे मालूम है विल्सन के अभी तुम्हें अली यार खान के सर को लेकर यहाँ से सही सलामत निकलना भी है। वो बोला, हाँ, और तुमने वादा किया था कि गोइटे हिल एयरपोर्ट पर मेरी चेकिंग नहीं की जाएगी। मैंने कहा, मुझे अपना वादा याद है और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि गोइटे हिल में एयरपोर्ट पर कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा।
وہ بولا مجھے تم سے یہی توقع تھی مسٹر بنس، تم ایک کھرے آدمی ہو، اس لیے میں نے مادام سے تمہارا تذکرہ کر دیا تھا، وہ تمہاری خدمات حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا تم جانتے ہو کہ میں گوئٹے ہل میں سرکاری ملازم ہوں، کسی اور کی ملازمت کیسے کر سکتا ہوں؟ ولسن نے جوشیلے انداز میں کہا اس ملازمت کو چھوڑ دو بنس، اس ملازمت میں رکھا ہی کیا ہے؟ کیا تنخواہ مل جاتی ہوگی تمہیں؟ میں نے کہا بات تنخواہ کی نہیں ہے، معاشرے میں مقام ہے، تم نے دیکھا ہے میں کیسی جگہ پر رہتا ہوں تاکہ کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ ولسن نے کہا تمہارے پاس دولت ہوگی تو معاشرے میں مقام بھی بن جائے گا اور لوگ عزت بھی کرنے لگیں گے، تمام مسائل کا حل دولت ہے۔ میں نے کہا تم لوگوں کے پاس تو دولت ہے، پھر تم اس دولت سے اپنے مسائل کیوں نہیں حل کر لیتے؟ میری خوشامد کیوں کر رہے ہو؟ ولسن کا چہرہ سرخ ہو گیا مگر اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا، بولا اسی دولت کی وجہ سے تو علی یار خان کا سر میرے قبضے میں ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا مگر میں تمہارے قبضے میں نہیں آ رہا اور نہ ہی فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ وہ بولا مادام کلارا تم میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ میں نے کہا اگر میں کوشش کروں تو معلوم نہیں کتنی ہی مادام اور کتنی ہی کلارائیں میرے آگے پیچھے دم ہلاتی پھرنے لگیں۔ ولسن نے غصیلے لہجے میں کہا تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، تمہیں مادام کی توہین کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے واقعی اس کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کسی کے تحت رہ کر کام نہیں کر سکتا۔ یہ بات تم مادام کلارا کو بھی بتا سکتے ہو۔ وہ بولا اگر تم کہو تو میں اس سلسلے میں مادام سے بات کر سکتا ہوں، ممکن ہے تم جیسے باصلاحیت شخص کو کسی شعبے کا سربراہ بنا دیا جائے۔ میں نے کہا ملازمت ہر حال میں ملازمت ہے مسٹر ولسن، خواہ وہ چھوٹے عہدے کی ہو یا بڑے کی۔ وہ بولا مجھے حیرت ہے، ایک طرف تو تم پیسوں کے لیے ہر کام کرنے کو تیار رہتے ہو اور دوسری طرف تمہارا یہ حال ہے کہ ملازمت ہی نہیں کرو گے، حالانکہ تمہیں بہت زیادہ معاوضے پر ملازم رکھا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں اسی وجہ سے حیرت ہے کہ تم میرے مستقبل کے منصوبوں سے واقف نہیں ہو، تاہم میں ایک آدھ روز میں تم سے رابطہ کروں گا، ممکن ہے اس وقت تک میرا ذہن تبدیل ہو جائے۔ میں 11 بجے والی فلائٹ سے شیگورائے کے لیے پرواز کر گیا۔ ولسن کی سیٹ 2 بجے والی فلائٹ پر تھی۔ میں نے اس کے گوئٹے ہل سے نکلنے کے انتظامات مکمل کر دیے تھے۔ یہ ضروری تھا کہ گوئٹے ہل ایئرپورٹ پر اس کی چیکنگ نہ ہوتی اور جنرل ٹیرس سے کہہ کر یہ انتظام کرانا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ شیگورائے ایئرپورٹ پر اتر کر تہذیب میلکم ایکس تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں پیش آئی۔ تہذیب کے بارے میں مجھے صبح ہی اطلاع مل گئی تھی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ تہذیب نے رہائش کے لیے کیا بندوبست کیا ہے۔ برٹ نے کہا یہ محض اتفاق تھا چیف کہ ہمیں یہ کوٹھی کرائے پر مل گئی۔ اس کا مالک ایک تنہا آدمی ہے جو ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ ہم نے 1 سال کا پیشگی کرایہ ادا کر کے کوٹھی کرائے پر حاصل کی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک بہت کڑی شرط منظور کرنا پڑی ہے، اور وہ یہ کہ اگر مالک 1 سال کے دوران واپس آ گیا تو ہمیں فوری طور پر کوٹھی خالی کرنی پڑ جائے گی۔ میں نے وسیع اور اس کوٹھی کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے بٹ ہمیں کون سا یہاں مستقل قیام کرنا ہے، کام پورا ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل لیں گے۔ تہذیب نے کہا تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہمارا کام محض چند روز کا ہو، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ عرصہ قیام کرنا پڑ جائے؟ میں نے کہا اب میرے اندر زیادہ انتظار کرنے کی تاب نہیں رہی تہذیب۔ 6 ماہ کا طویل عرصہ جزیرے پر قید رہنے کے بعد اب میں رینڈل کو سبق دینا چاہتا ہوں۔ وہ بولی ٹھیک ہے، اس کی ابتدا تو ہو چکی ہے۔ میں نے یہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے مادام کلارا کو فون کیا تھا۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ ریسیور وہ خود ہی اٹھاتی ہے۔ میں نے کہا اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ ممکن ہے اپنے آدمیوں سے براہ راست رابطہ رکھنے کے لیے اس نے یہ طریقہ اختیار کیا ہو، کسی درمیانی واسطے کو وہ وقت کا ضیاع تصور کرتی ہو۔ تہذیب بولی بات خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، اصل بات یہ ہے کہ میں نے اسے فون کیا تھا، میں نے پوری گفتگو ریکارڈ کی ہے، تم خود سن لو۔ برٹ نے ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگائی اور ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ پہلے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، پھر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ مادام کلارا کی مترنم آواز میں نے فوراً ہی شناخت کر لی۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ تہذیب نے کھنکدار آواز میں کہا رینا سولومن آف فیلکن۔ میں کافی عرصے سے تم لوگوں کی غیر قانونی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں۔ کلارا کی آواز قدرے گھبرائی ہوئی تھی، بولی میں تمہیں نہیں جانتی اور تم کون سی غیر قانونی سرگرمیوں کی بات کر رہی ہو؟ تہذیب بولی جو رینا سولومن کو نہیں جانتا اسے شیگورائے میں رہنے کا بھی حق نہیں ہے۔ شیگورائے میں ہونے والا کوئی جرم رینا سولومن کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ مادام کلارا غرائی معلوم نہیں تم کیا بکواس کر رہی ہو اور یہ فیلکن کیا چیز ہے؟ تہذیب نے ہلکا سا قہقہ لگا کر کہا یہ تو ایسا ہی ہے جیسے میں تم سے یہ پوچھوں کہ ایگلر کس چڑیا کا نام ہے۔ چند لمحے کے لیے سناٹا چھایا رہا۔ کسی اجنبی کے منہ سے ایگلر کا نام سن کر مادام کلارا کے ہوش و حواس پر بجلیاں گر پڑی ہوں گی۔ چند لمحوں کے بعد مادام کلارا کی بھررائی ہوئی آواز سنائی تھی، میں نہیں سمجھ سکتی کہ تم کون ہو اور مجھے فون کرنے سے تمہارا کیا مقصد ہے۔
तहजीब ने कहा, अपना तारुफ तो मैं करवा चुकी हूँ। रही ये बात कि मैं क्या चाहती हूँ तो बड़ी सीधी सी बात है, हमें भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। मादाम क्लारा गुर्राई हो तो ये कहो कि तुम ब्लैकमेलर हो। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। तहजीब बोली, चलो शुक्र है, बिलवास्ता तौर पर तुमने अपने जराइम का एतराफ तो कर लिया। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं लंबे हाथों को कोताह करने के मामले में खासी शोहरत की हामिल हूँ। क्लारा बोली, तुम सिर्फ अहमक हो। कहीं से तुम्हें एगलर के बारे में कुछ भनक मिल गई और तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। हिम्मत है तो सामने आकर बात करो। तहजीब ने एक तवील सांस लेकर कहा, ओके डियर क्लारा, बहुत जल्द मैं सामने आकर बात करूंगी। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। मैंने निगाह उठाकर तहजीब की तरफ देखा। कहा, तुमने गुफ्तगू का इख्तिताम बड़े खूबसूरत तरीके से किया है, कम से कम अगला फोन तो टेप नहीं हो सकेगा। बर्ड ने कहा, यह बात तुम इतने वसूख से किस तरह कह रहे हो चीफ? मुमकिन है उन्होंने पहले ही इस किस्म का बंदोबस्त कर रखा हो कि फोन कॉल का सुराग लगाया जा सके। मैंने कहा, नहीं बर्ड, यहाँ उनकी पोजीशन बहुत मुस्तहकम है, उन्हें किसी तरफ से कोई खतरा नहीं है, लिहाजा इस किस्म के इंतजाम का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे इंतजामात सिर्फ उस वक्त किए जाते हैं जब मुखालिफिन भी मौजूद हों, किसी की तरफ से कोई खतरा महसूस हो रहा हो। तहजीब ने भी गुफ्तगू के इख्तिताम पर यही कहा है कि बहुत जल्द सामने आकर बात करूंगी। इसकी बजाय अगर तहजीब ये कह देती कि दोबारा फोन करूंगी तो इम्कान था कि वो आने वाली कॉलों के नंबरों का सुराग लगाने के लिए फौरी तौर पर कोई बंदोबस्त कर लेती। लिहाजा अब तुम उसे विल्सन की आमद से मुतल्लिक एक धमकी आमेज फोन बिला खौफ व खतर कर सकती हो। मेरी हिदायत की रोशनी में तहजीब ने मादाम क्लारा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से क्लारा ने खुद फोन उठाया था। मैं और बर्ड उस आले की मदद से गुफ्तगू सुन रहे थे जो फोन की आवाज बुलंद कर देता है। तहजीब बोली, मुझे पहचानी? मैं रीना सोलोमन हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था कि बहुत जल्द सामने आकर बात करूंगी। क्लारा बोली, इसको सामने आकर बात करना कहते हैं तो फिर मुंह छुपाना किसको कहते हैं? तहजीब बोली, तुम एक बहुत बड़े जुर्म की मुर्तकिब होने वाली हो क्लारा। अगर मुझे अपने हिस्से की रकम नहीं मिली तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी।